एक सेकंड में इवेपोरेट नहीं होता। अभी यहाँ पे और फोटो खींच रखी, कैसे काम होगा? इसीलिए तो इसका वीडियो नहीं बना, फोटो खींची, ब्रेक लगाया, रिटार्डेड मोशन। क्या इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है? नहीं, वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल आप सभी का? आज का ये जो सेशन है, ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का दूसरा लेक्चर। इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से होती है एक्सिलरेशन, क्या होता है रेट ऑफ चेंज, क्या होता है भैया एक्सिलरेशन के इफेक्ट, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी पॉजिटिव एक्सिलरेशन होती है, कौन सी नेगेटिव एक्सिलरेशन होती है, एक्सिलरेशन, रिटार्डेशन, हर एक चीज का पूरा कच्चा चिट्ठा आज खोल के आपके सामने रख देने वाला हूं, क्या कि आपको बहुत ही अच्छे से फील आ जाए, इतनी अच्छी फील आ जाए कि आप भाई लोगों को समझा पाए। मैं आज का ये जो लेक्चर है, इसको खत्म होने तक एक ऐसा दावा करता हूं कि आप इतना सीख जाएंगे, इतना सीख जाएंगे कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ भाई संपूर्ण है। आपको रेट ऑफ चेंज, हर एक चीज का पूरा 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 फील दिल में बैठ जाएगा और आप कभी भी कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करेंगे। इस लेक्चर को पूरा की पूरा बहुत ही क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन से भर के लाया हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वाला भव्य सा सेशन। मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय। आइए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करते हैं। चलिए यहां देखिए भैया, यहां पर हमारे पास है वेदांतु का ये वाला वी मैथ का ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी सेशन का पीडीएफ अपडेट सब कुछ है आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। अब यहां देखिए, हमने इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में बांटा है। पहला वाला पार्ट जो एलिमेंट्री टर्म है, जिसके अंदर क्या है, बेसिक बेसिक चीजें, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ 2D, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन, हर एक चीज के बारे में जितनी भी बेसिक टर्म्स होती है वो सब यहां कवर कर दी। मुख्य, जो सबसे मुख्य पार्ट है इस चैप्टर का, वो है ये वाला। वैसे तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर बेसिकली यहां से शुरू हो रहा है। अगर ये समझ में आ गया, ये दिमाग में बैठ गया, तो बेटा इतनी जगह तुम्हारी मदद हो जाएगी कि मैं क्या बताऊं। तो यहां पर एक्सिलरेशन वाला, बेटा समझ रहे हो, ये बात ध्यान से सुनना, एक्सिलरेशन वाला पार्ट आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सिलरेशन से। एक्सिलरेशन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? पहले समझेंगे रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है, फीलिंग, भावनाएं क्या होती है रेट ऑफ चेंज की। ठीक, इसके बाद समझेंगे एक्सिलरेशन क्या होता है। एक्सिलरेशन के बारे में बाद हम समझेंगे भैया पॉजिटिव एक्सिलरेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सिलरेशन क्या होती है, एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन के बीच में क्या अंतर होता है। हर एक चीज में पूरी पूरी फील देने की कोशिश की गई है। इसके बाद आखिरी चीज होगी मोशन, किसकी? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके बाद देखो बेटा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट स्कूल के हिसाब से पार्ट हो गया। चलें शुरू करते हैं भैया। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? किसी भी चीज के चेंज होने का रेट, कोई चीज किस रेट से बढ़ रही है या घट रही है समय के साथ, उसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका भाव 10 रुपए, ठीक है, किसी भी चीज का भाव या किसी भी चीज का प्राइस 10 रुपए, सालों से 10 रुपए ही है, मतलब पार्ले जी का बिस्किट है, सालों से 10 रुपए का ही आ रहा है। सपोज कोई बिस्किट है या कोई एक पेन है, पेन मान लेते हैं, पेन है, पेन सालों से 10 रुपए का ही आ रहा है। इसका रेट बढ़ा है? नहीं बढ़ा। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका प्राइस का रेट ऑफ चेंज ऐसे लिख देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स प्राइस। ठीक है, क्या है इसका प्राइस का रेट ऑफ चेंज? 0। क्यों भैया? क्यों भैया? क्योंकि इसका प्राइस 10 रुपए था और वो प्राइस उतना ही है अभी भी, तो उसका प्राइस क्या समय के साथ चेंज हुआ है? नहीं। ठीक, तुमने सुना होगा समय के साथ वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, लोग बदल गए, नहीं बदला ये। ठीक, तो इसके प्राइस नहीं बदले। अब अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे लिखना है, तो एक और हमने बात पढ़ रखी है कि डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो बेटा पढ़ लो, क्योंकि यहां से डिफरेंशिएशन का भर के काम आने वाला है। मेरा लेक्चर आप ढूंढ लेना, अनुपम सर ऐसा वेदांतु डिफरेंशिएशन करके, आपको आराम से मिल जाएगा। उसमें पूरी ये सारी चीज फिजिक्स के लिए जो डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से मैंने बता रखा है। अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख देंगे dp अपॉन dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो प्राइस कांस्टेंट है, मतलब dp बाई dt 0 है। ध्यान से समझो, अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है, मैं यहां लिख देता हूं, अगर p इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब कोई भी चीज है जो कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी चीज है जो अगर कांस्टेंट है, मतलब dp बाई dt कितना होगा? 0 होगा। इज इट क्लियर? p कांस्टेंट, dp बाई dt क्या हुआ? 0 हो गया। क्या मेरी प्यारे कुची की मोमोस को इतनी बात समझ में आ गई? तो कोई भी चीज कांस्टेंट, उसका रेट ऑफ चेंज 0, मतलब प्राइस कांस्टेंट तो वो चेंज ही नहीं हुआ, उसका रेट ऑफ चेंज 0। बहुत बढ़िया। अब हम आगे समझते हैं। ठीक, अगर प्राइस, ठीक है, जैसे
प्राइस है, थोड़ी देर बाद इसका प्राइस सपोज कम हो गया, है ना, एकदम से इस चीज का, ये जो भी चीज है इसका प्राइस कम होने लग गया, हर सेकंड इसका प्राइस कम होता जा रहा है। कंपनी ने बोला कि इसका प्राइस एकदम से कम हो गया, अमेजोन पे लिस्टेड है, कुछ उधर एरर हो गई, उसकी वजह से अमेजोन पे जो इसका प्राइस दिख रहा है वो हर सेकंड कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आया कि पर सेकंड कितना प्राइस कम हो रहा है। तो अगर कोई चीज कम हो रही है मतलब उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव, क्योंकि उसका वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो कोई भी चीज अगर डिक्रीज होती है मतलब उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आता है। तो डीपी बाई डी टी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब इसका हर सेकंड प्राइस सपोज 0.01 रुपी पर सेकंड कम होने लग गया, तो यहां क्या लगाएंगे, माइनस साइन। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्राइस इज डिक्रीजिंग। ओके, तो भैया हर सेकंड ये इतना 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 कम हो जाएगा, 100 सेकंड बाद इसका 1 रुपए प्राइस कम हो जाएगा। समझ रहे हो, अमेजोन पे कुछ भी इसमें फंक्शन में एरर आ गई जिसकी वजह से हर सेकंड 0.01 पैसा इसका प्राइस कम होने लगा। अच्छा चलो, 1 सेकंड बाद इसका प्राइस कितना होगा, ठीक है, तो सपोज t इज इक्वल टू 0 पे ये प्राइस था, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना प्राइस होगा, या t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे कितना प्राइस होगा। ठीक है, तो अभी कितना प्राइस था, शुरू में कितना प्राइस था, 10 था, प्लस 10 सेकंड बाद क्या होगा, 10 सेकंड में 1 पैसा कम हो जाएगा। तो 10 सेकंड में कितना प्राइस कम हो जाएगा, हम बोलेंगे माइनस 0.01 मल्टीप्लाइड विद 10, मतलब 10 सेकंड में कितना प्राइस कम होगा, 1 पैसा कम होगा, मतलब 10 माइनस 0.1 मतलब 9.9। बेटा समझ में आया, ओके 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 ओके, 10 1 पैसा नहीं 10 पैसा कम हुआ एक्चुअली, 1 पैसा तो ये है, 10 सेकंड में 10 पैसा प्राइस कम हो गया, 0.1 कम हो गया, तो 9.9 आ गया। समझ में आया, 9.9 रुपीस। क्लियर है। अच्छा, अगर यहीं पे रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता, इसी चीज का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता, डीपी बाई डी होता 0.01, मतलब हर सेकंड प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी भी चीज के प्राइस का रेट ऑफ चेंज क्या है, पॉजिटिव, मतलब उसका प्राइस बढ़ रहा है, हर सेकंड उसका प्राइस बढ़े जा रहा है। भैया तेजी से उसका प्राइस बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी प्राइस बढ़ रहा है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। समझ रहे हो, तो जब सेल आती है तब डीपी बाई डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, हाँ या ना। पर जब भाव बढ़ते हैं तब डीपी बाई डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज अगर वो चीज घट रही है तो नेगेटिव होगा, अगर वो चीज बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगा। ओके, चलो अब हम यहां समझते हैं कि जैसे ये एक इस तरह बर्तन है, बर्तन के अंदर कुछ पानी है, सपोज वो पानी x है, तो क्या वो पानी बढ़ रहा है या घट रहा है, जल्दी बताओ। वो पानी को मैंने बोल दिया वो x है, जितना भी पानी उसको 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर उसको बोल दिया वो पानी x है, क्या वो पानी बढ़ रहा है या कांस्टेंट है। तो अगर वो पानी का अमाउंट x है तो मैं बोलूंगा भैया वो पानी का अमाउंट कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो वो ऊपर लगा हुआ नल चल रहा है, तुम्हें दिख रहा है बर्तन रखा है उसमें कुछ पानी है, यहाँ ऊपर नल रखा हुआ है। भाई मैंने हाथ से शूट करके लाया हूं यार, ऐसे मत करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर नल रखा हुआ है, नल चल नहीं रहा, बर्तन में छेद है नहीं, तो पानी जैसा भरा हुआ है वैसे ही रखा रहेगा। सॉरी वेपोरेट हो रहा है, नहीं हो रहा भाई वेपोरेट, 1 सेकंड में वेपोरेट नहीं होता। अभी यहाँ पे और फोटो खींच रखी, कैसे कम होगा इसीलिए तो इसका वीडियो नहीं बनाया, फोटो खींचिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, वहां पे क्या हुआ, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है वो कांस्टेंट है, वो चेंज हो ही नहीं सकता। तो भैया यहाँ पे एक्स क्या है, कांस्टेंट, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। अब अगला यहाँ पर देखो, मैंने इस चीज को घुमा दिया, तो यहां ऊपर से पर सेकंड कुछ पानी आने लग गया ना, ऊपर से पर सेकंड देखो कांस्टेंट रेट, मैंने नल को ओपन करके छोड़ दिया है। अब जैसे मैंने नल को ओपन करके छोड़ा, कांस्टेंट रेट से पानी इसके अंदर आता रहेगा, मतलब इसके अंदर हर सेकंड कुछ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पानी आता रहेगा। मतलब इसके अंदर x इज इक्वल टू, सपोज पहले कुछ कांस्टेंट 2 लीटर था, ठीक, पर क्या अब x कांस्टेंट है, नहीं, x कांस्टेंट नहीं है, x इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो x इज इंक्रीजिंग, इतना इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं यार, सीधा लिखता हूं x इज इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आई। तो x इज इक्वल टू 2 लीटर था और x इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, पानी कितना आ रहा है, क्या पानी कांस्टेंट रेट से आ रहा है। तो हम देखेंगे कि भैया ये जो नल है, ऐसे नल लगा हुआ है और इस नल से इस बर्तन में पानी आ रहा है। सपोज ये 2 लीटर था, यहां से जो पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है 0.5 लीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई, हर सेकेंड आधा लीटर पानी ऊपर से आ रहा है। ठीक, तो पानी कैसे आ रहा है, कांस्टेंट रेट से आ रहा है, मतलब हर सेकंड कांस्टेंट आ रहा है, मतलब इस सेकंड 0.5 आया, अगले सेकंड भी 0.5 आया, उसके अगले सेकंड भी 0.5 आएगा। क्या बात समझ में आई। तो यहां पर अगर मैं x की बात करूं तो x t इज इक्वल टू 0 पे कितना है, 2 लीटर है।
टी इज इक्वल्स टू 1 पे कितना होगा, 2.5 लीटर होगा। टी इज इक्वल्स टू 2 पे कितना होगा, 3.0 लीटर होगा। टी इज इक्वल्स टू 3 पे कितना होगा, 3.5 लीटर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? हर सेकंड 0.5 बढ़ता जा रहा है, मतलब किस रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, रेट मतलब dx बाय dt। ओके, तो dx बाय dt क्या है, कांस्टेंट है, हमें पता चल गया। कांस्टेंट है मतलब कितना है, जल्दी बताओ, कांस्टेंट है मतलब कितना है, 0.5 लीटर पर सेकंड। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। अच्छा, इस चीज को मैं बोल देता हूं v। तो हमें एक बात समझ में आ गई, v क्या है, x का रेट ऑफ चेंज। v क्या है, x का रेट ऑफ चेंज है। v क्या है, x का रेट ऑफ चेंज, और v कांस्टेंट है। अच्छा, तो क्या v चेंज हो रहा है? नहीं यार, v तो हर हर बार उतना ही है। क्या v 0.5 है? बिल्कुल। क्या v चेंज हो रहा है? नहीं, v तो कांस्टेंट है। मतलब v का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ v जीरो होगा, क्योंकि v क्या है, कांस्टेंट। कोई भी चीज कांस्टेंट, उसका रेट ऑफ चेंज जीरो। यहां पे बात समझ में आ गई, ये किसके बराबर होगा, a के। ठीक, एक बात समझ गए आप बहुत अच्छे से। तो पानी के अंदर का जो लेवल था वो x। ओके, पानी का जो आने का रेट है, जिस रेट से पानी यहाँ पे आ रहा है, वो क्या है, v। क्या पानी खुद ये चीज चेंज हो रही है, 0.5 से 0.6 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसके चेंज होने का रेट क्या है, जीरो। मतलब उस चीज को अपन ने बोल दिया a, रेट ऑफ चेंज ऑफ v वो है जीरो। अगले इस पे देखते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। अगले यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही इसको ओपन किया हमने, जैसे ही इसको ओपन किया, तो देखो ध्यान से, इसे मैं और ज्यादा ओपन कर रहा हूं। ठीक है, और ज्यादा मैंने इसे ओपन कर दिया। मतलब ये जो नल था, इस नल के ऊपर पहले टैप कुछ अलग था, अलग कंडीशन में था। दूसरे कंडीशन में मैंने टैप को कुछ अलग सिचुएशन में कर दिया ऐसे। ठीक, पहले अलग कंडीशन में था, दूसरे में अलग कंडीशन में। मतलब पहले सपोज ये 0.5 लीटर पर सेकंड दे रहा था, जैसे ही मैंने ऐसे घुमाया, अब क्या हो गया, ये 0.5 की जगह सपोज 0.7 लीटर पर सेकंड देने लगा। तो पहले 0.5 लीटर पर सेकंड था, इसे घुमाया, अब क्या हो गया, 0.7 लीटर पर सेकंड। तो हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये 0.5 है, ये 0.7 है, मतलब इसे घुमाने से क्या बढ़ा, इसे अपन क्या बोलते थे, v। तो v बढ़ा, तो क्या यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ v है? हाँ, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ v है। क्या यहां पर v इंक्रीज हुआ है? बिल्कुल, v इंक्रीज हुआ है। क्लियर है क्या? क्या यहां पर v इंक्रीज हुआ है? बिल्कुल, यहां पर v इंक्रीज हुआ है। तो क्या dv बाई dt यहां पर जीरो है? नहीं, इट इज नॉन जीरो है। dv बाई dt क्या है, पॉजिटिव है। बिल्कुल, dv बाई dt पॉजिटिव है। dv बाई dt पॉजिटिव है तो क्या होगा, v इंक्रीज होगा। बहुत अच्छे से समझ में आया। इस चीज को क्या बोलते हैं, ए। ओके, क्लियर है, एकदम सिंपल तरह से समझ में आ गया भाई। ऐसा ही होता है कि अगर आप बर्तन को लेकर के बैठे हो तो उसका एक्स जो है, उसके अंदर वाटर कंटेंट जीरो है। अगर आपने उसके ऊपर नल चला दिया तो उसके अंदर अब कांस्टेंट रेट से पानी आ गया। पर अगर आपने नल को घुमाते जा रहे हो, मतलब आप नल को तेज करते जा रहे हो, तो वो जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पानी नल के अंदर जा रहा है, जो v है जिससे पानी नल के अंदर जो नल के अंदर से पानी बर्तन में जा रहा है, वो भी बढ़ने लगेगी। v भी बढ़ने लगेगी, जिस रेट से पानी जा रहा है वो रेट भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम नल को ज्यादा तेज खोलते जा रहे हो, ज्यादा तेज पानी हर सेकंड जाता जा रहा है। समझ गया बेटा? सेम टू सेम चीज आपके साथ होती है। अगर आप किसी जगह पे बैठे हुए हो, स्कूटी पे, आपकी स्कूटी रेस्ट पे है, आपने स्कूटी चालू करी, थोड़ा सा रेस्ट दिया और उसको रोक लिया, अब आपकी स्कूटी कांस्टेंट रेट से चल रही है। फिर आप क्या करते हो, एक्सीलरेट करते हो, तो आपकी जो स्कूटी होती है, आपकी बाइक होती है, वो स्पीड बढ़ाने लगती है जब आप एक्सीलरेट करते हो। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई बेटा? सेम टू सेम चीज होती है फैन में। फैन रुका हुआ है, आपने फैन को ऑन करा, ठीक है, फैन का रेगुलेटर है, आपने फैन को ऑन करा, फैन घूमते 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 सपोज एक नंबर पे घूमने लगा कांस्टेंट रेट से, पर आपने फिर से उसको तेज कर दिया तो वो और तेज हुआ, एक्सिलरेट हुआ। जब किसी भी चीज की वेलोसिटी बढ़ रही है, किसी भी चीज का जो रेट ऑफ चेंज है वो बढ़ रहा है, वो एक्सिलरेट हो रहा है। तो क्या आपको समझ में आया एक्सिलरेशन क्या है? क्या आपको बहुत अच्छे से फील आ गई भैया एक्सिलरेशन क्या है? तो किसी चीज के रेट ऑफ चेंज को एक्सिलरेशन बोलते हैं।
समझ रहे हो? किसी भी चीज के रेट ऑफ चेंज को एक्सीलरेशन बोलते हैं। यहां हमारे पास 0.5 L पर S, इसके रेट ऑफ चेंज को एक्सीलरेशन बोल रहे हैं। और रियल लाइफ में हम वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में और आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तब तक के लिए हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस क्या होता है और एवरेज क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस क्या है? इंस्टेंटेनियस मतलब कभी भी आप किसी चीज का इंस्टेंटेनियस निकालना चाह रहे हो या कुछ भी चीज निकालना चाह रहे हो, तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अगर आप फोर्स के बारे में निकालोगे तो मैं यहां लिख देता हूं फोर्स, तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस, ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये उस जगह पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया फोर्स का, क्योंकि फोर्स समय के साथ चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब इसमें ये तो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हो गया ना। किसी ने पूछा इसका एवरेज बताओ, एवरेज फोर्स कितना चेंज हुआ, तो हम बिल्कुल सिंपल यहां पे लिख देंगे डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये थोड़ा टफ हो गया चीकू भैया। यहां देखो करंट, ठीक है, करंट के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं? करंट के लिए नहीं, चार्ज के लिए, है ना, चार्ज के लिए क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर सेकंड कितना चार्ज उधर से बह के गया, इसको डी क्यू बाई डी टी बोलेंगे। तो ये क्या होता है? करंट। इसी चीज को अगर मैं बोलूं तो क्या यहां पर एवरेज करंट के लिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो हमें इंस्टेंटेनियस बता रहा है, पर किसी ने एवरेज पूछा है तो हमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी निकालना है, मतलब बड़े टाइम इंटरवल के लिए निकालना है, वो एवरेज होगा। छोटे टाइम इंटरवल वाले को इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। यहीं पे पोजिशन के लिए लिखें तो अगर dx अपॉन dt होगा तो ये हमने कल पढ़ा था जो था इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक नहीं है। किसी भी चीज का dx बाय dt हमें इंस्टेंटेनियस देता है, उसी का डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी हमें एवरेज देता है, किसी भी चीज के लिए वैलिड है। ओके, चलो अब यहां पे अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा? एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन हमें बताता है वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसी जगह पे आपसे पूछूं कि एक्सीलरेशन अगर dv बाय dt है, क्योंकि एक्सीलरेशन हमें बताता है किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, अब यहां पर एक्सीलरेशन के लिए एवरेज एक्सीलरेशन पूछ ली जाए तो वो हमें क्या बताएगी? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज एक्सीलरेशन हमें बताएगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहीं पर एवरेज एक्सीलरेशन अगर हमसे पूछी गई तो वो बताएगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सॉर्टेड है भाई, हर एक चीज जो भी आपको पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा एम तो नहीं होगा, मीटर पर सेकंड होगा, m0 lt -2, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है यूनिट इन मेजरमेंट में। lt -2 किस चीज का डायमेंशन होता है? किस चीज का डायमेंशन होता है? एक्सीलरेशन का। सॉर्टेड है भैया, सभी जनता। चलो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि वो कितनी होगी? dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब माजरा हमें यह समझना है कि वेलोसिटी का सीन क्या है। ठीक है, माजरा हमें यह समझना है कि वेलोसिटी जो भी है इसका सीन क्या है। तो व्हेन द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, मतलब जब एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ये समझिएगा कि जब भी एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी विल इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट। ठीक है, और विल इंक्रीज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेलोसिटी विल चेंज। वेलोसिटी विल, कहां गया भाई? हाँ, वेलोसिटी विल चेंज विथ कांस्टेंट रेट। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज होगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ और चीजें यहाँ पे लिखी हुई जो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पर इस पूरी चीज को समझने के पहले आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए। एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम दो तरह से यूज करते हैं। एक बार हम
स्केलर्स में यूज करते हैं, एक बार हम वेक्टर्स में यूज करते हैं। स्केलर्स में हम कैसे यूज करेंगे एक्सीलरेशन को, जरा समझना इस बात को। स्केलर्स में हम एक्सीलरेशन को कैसे यूज करेंगे, हम बोलेंगे एक्सीलरेशन कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम इस केस में क्या बोल रहे हैं, हम इस केस में, एक मिनट, हाँ, तो आपको एक बात समझ लेनी है कि एक्सीलरेशन को हम दो तरह से यूज करेंगे। एक बार हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन के और नेगेटिव एक्सीलरेशन के टर्म में यूज करेंगे, हम एक बार एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के टर्म में यूज करेंगे। ठीक है, एक बार वो स्केलर होगी, एक बार वो वेक्टर होगी। तो कब स्केलर कब वेक्टर, तो अभी वाले केस में जब एक्सीलरेशन को हम कैसा मान रहे हैं, अभी वाले केस में जब हम एक्सीलरेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव मान रहे हैं, मतलब हम एक्सीलरेशन को क्या मान रहे हैं, वेक्टर। क्या ये बात समझ गई मेरी प्यारी जनता, हम एक्सीलरेशन को वेक्टर मानते हुए चल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिखाता है, डायरेक्शन। यही चीज पर मैंने कल फोकस करा था, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दिखाता है, डायरेक्शन। मतलब अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को पॉजिटिव बोल रहे हैं, किसी चीज को नेगेटिव बोल रहे हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसके पास डायरेक्शन है। तो यहां हम बात करेंगे एक्सीलरेशन स्केलर होती है या वेक्टर होती है। तो हम बात करेंगे भैया कि एक्सीलरेशन क्या होती है, स्केलर भी होती है और एक्सीलरेशन वेक्टर भी होती है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखनी है कि एक्सीलरेशन कब स्केलर है, कब वेक्टर है। तो जब भी एक्सीलरेशन के बारे में हम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, जो हम 9th क्लास में या इसके पहले पढ़ते हुए आए हैं, तब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, तब हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ओके, और जब हम एक्सीलरेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए, तब हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको समझनी है, क्योंकि स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो एक्सीलरेशन क्या होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है। तो एक्सीलरेशन दोनों तरह से, बेटा कॉमन वर्ड है, ये चीज आपको समझ के चलनी है, यही कंफ्यूजन होता है। एक्सीलरेशन कॉमन वर्ड है, जब हम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन बोल रहे हैं, तब एक्सीलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना, रिटार्डेशन मतलब स्पीड का घटना। ये मैं क्लियर करूंगा आगे चल के। जब एक्सीलरेशन के आगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमने पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। पॉजिटिव नेगेटिव किस चीज से एसोसिएटेड होता है, जल्दी बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव किस चीज से एसोसिएटेड होता है, वो होता है एसोसिएटेड डायरेक्शन से। तो अगर पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है मतलब डायरेक्शन नेगेटिव। समझ में आया भाई, क्लियर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वेक्टर्स हो गया। तो जब भी कोई पॉजिटिव एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलेगा, तब हम क्या बात कर रहे हैं, वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोल रहा है, तब हम, एक्सीलरेशन बोला है, साइन नहीं बताया पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, स्केलर्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल समझ में आया, ओके ओके, सॉर्टेड है। चलो आगे चल के और अच्छे से समझते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होती है। सड़क पे गाड़ी खड़ी हुई है, ओके, ये गाड़ी किस तरफ जा रही है, उधर जा रही है, हाँ या ना, ये बात समझ में आई। इस गाड़ी के ऊपर हमने एकदम से इसकी वेलोसिटी इस तरफ एक्सीलरेशन दे दी। ठीक, हमने इस गाड़ी की एकदम से इस तरफ क्या दिया, एक्सीलरेशन दे दी। अब क्या होगा, क्या ये गाड़ी को उस तरफ एक्सीलरेशन दी गई है, उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दी गई है, तो ये गाड़ी एकदम तेज, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। समझ रहे हो, वहां पे आपको क्या दिख रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब जिस गति से ये चल रही है वो गति बढ़ रही है। तो गाड़ी को उस तरफ एक्सीलरेशन दी गई है, गाड़ी की उस तरफ स्पीड बढ़ रही है, मतलब गाड़ी उस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा रही है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली एक्सीलरेशन ने इसकी स्पीड बढ़ा दी। कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें यहां पर एक बात जो समझ में आई, वो बात समझ में आई कि ये भूम करके उधर चली गई, पर बात जो हमें समझ में आई कि इसकी एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन जो हमने दी है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। क्लियर, यहीं पे अगर यहां पर एक गाड़ी इस तरह से खड़ी हुई है, हमने इसको इस तरफ एक्सीलरेशन दी, एक्सीलरेशन देने की वजह से यह गाड़ी इस तरफ मूव हुई, क्या अभी भी इसकी स्पीड बढ़ी, एक्सीलरेशन देने की वजह से गाड़ी की अभी भी स्पीड बढ़ी, एक्सीलरेशन देने की वजह से गाड़ी की अभी भी स्पीड बढ़ी, गाड़ी की स्पीड तो बढ़ी है, पर इसकी एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब ये होगा गाड़ी स्लो डाउन नहीं होगी, नहीं। देखा नहीं तुमने, स्पीड बढ़ रही है, तो बेटा गाड़ी किस तरफ एक्सीलरेशन किस तरफ दी है, उससे डिसाइड होगा एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक्सीलरेशन का ये मतलब ही नहीं है कि भैया स्पीड बढ़ रही घट रही, उसको स्पीड से मतलब नहीं है। एक्सीलरेशन को स्पीड से मतलब ही नहीं है, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी से मतलब है। एक्सीलरेशन ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये वाली वेक्टर वाली एक्सीलरेशन को स्पीड से मतलब नहीं है, वेक्टर वाली एक्सीलरेशन को किससे मतलब है, वेलोसिटी से। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई भाई।
क्लियर। तो हमें एक्सिलरेशन से जो बात समझ में आई वो क्या समझ में आया, हमें जो एक्सिलरेशन से बात समझ में आई वो क्या समझ में आया कि अगर एक्सिलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव है। ठीक, अब यहां देखते हैं आगे, नेगेटिव एक्सिलरेशन पॉजिटिव एक्सिलरेशन क्लियर है। अब यहां देखो भैया, हमारे पास एक्सिलरेशन मींस, एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर होता है इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई, ये सारी की सारी चीजें भी आगे चल के आपको बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या बोल रहा है, आगे चल के काफी मदद करेगा। अब देखो, ये भूम करके दौड़ के आई है, ये गाड़ी है, इधर एक गाड़ी थी, ये वाली गाड़ी भूम करके दौड़ के आई। ठीक, तो ये इस तरफ दौड़ के आ रही है, मतलब ये इस तरफ एक्सिलरेट हुई है, इस तरफ एक्सिलरेट हुई है। ठीक, तो क्या हुआ है, एक्सिलरेशन इसकी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, पर हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ी है, हमें साफ साफ दिख रहा है इसकी स्पीड बढ़ी है। मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, इसकी स्पीड बढ़ी है। सॉर्टेड। अब यहां देखिए, ठीक, एक्सिलरेशन अगर इस तरफ है मतलब इसकी स्पीड बढ़ी है, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें दोनों तरफ पता है कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब ये क्या है, एक्सिलरेटेड मोशन है। मैं ये नहीं बोल रहा पॉजिटिव एक्सिलरेटेड नेगेटिव एक्सिलरेटेड, मैं बोल रहा हूं एक्सिलरेटेड मोशन है, मतलब स्पीड का बढ़ना एक्सिलरेशन है। वो किधर, उधर से इधर आने में बढ़े या इधर से उधर जाने में बढ़े, ये एक्सिलरेटेड मोशन है। ठीक, पर वहां क्या हो रहा था, अगर इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, यहां ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड बढ़ रही है, एक्सिलरेटेड मोशन है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये कौन सी चीज है, स्केलर, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किधर भी है स्पीड बढ़ रही है, एक्सिलरेटेड। ओके, अब यहां पे देखो, अगला ब्रेक लगाया, रिटार्डेड मोशन। किस तरह का मोशन भाई, रिटार्डेड मोशन। क्यों, क्योंकि भैया स्लो डाउन हुआ, क्योंकि ये क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ। किस तरह का मोशन हो गया, रिटार्डेड मोशन हो गया। रिटार्डेड मोशन मतलब इधर पीछे ऐसे एक्सेलरेशन लगाइए, पीछे एक्सेलरेशन लगाइए, जिधर ये चल रहा है उसके पीछे एक्सेलरेशन लगाई है, रिटार्डेड मोशन है। ठीक है, कोई भी चल रहा है, एक्सेलरेशन पीछे लगाई, ब्रेक लगा दिए मतलब पीछे एक्सेलरेशन लगी। ठीक, कोई उधर जा रहा है, इधर एक्सेलरेशन लगा दी, एक्सिलरेटेड मोशन। क्या ये बात समझ में आ गई, ब्रेक लगा मतलब स्पीड कम हुई, रिटार्डेड मोशन मतलब स्पीड कम हुई। इस केस में एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है, ब्रेक लगे, इधर मूव कर रहा है, ब्रेक लगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पर ये रिटार्डेड मोशन है। अब यहां देखो अगला वाला, ये इधर आ रहा था, ब्रेक लगे, इधर आ रहा था, ब्रेक लगे, ये इधर आ रहा है और ब्रेक लगे मतलब एक्सीलरेशन उधर है। इस केस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि इसकी एक्सीलरेशन की दिशा पॉजिटिव है। इस केस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव क्योंकि एक्सीलरेशन की दिशा पॉजिटिव है। ब्रेक लगे हैं, ये रुक गया है, ब्रेक लगे हैं, ये रुक गया है। भाई क्या तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्या एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ये भी रिटार्डेड मोशन है क्योंकि इसकी स्पीड कम हुई है। ठीक, तो एक्सिलरेशन पॉजिटिव या एक्सिलरेशन नेगेटिव एक्सिलरेशन कैसे देखेंगे, डायरेक्शन से। एक्सिलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन कैसे देखेंगे, स्पीड से। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, सारी चीजें फिर से देखते हैं। देखो यहां पे ये भाई की एक्सिलरेशन उस तरफ है, ये देखो तेज चलने लगा, इसकी स्पीड बढ़ रही है, जो भी हो रहा है ये उधर जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन उस तरफ है, तो ऐसे बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमें नहीं मतलब स्पीड बढ़ रही है घट रही है। अब ये प्राणी इधर आ रहा है, इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, पर अभी हम देख रहे हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव क्योंकि दिशा नेगेटिव है, स्पीड को देख भी नहीं रहे, सिर्फ दिशा को देख रहे हैं। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन को देखेंगे। अब यहां देखिए ये इधर आया, स्पीडिंग अप, उधर जा रहा है, स्पीडिंग अप। हमें मतलब नहीं है स्पीड अप हो रहा है ना, मतलब एक्सिलरेटेड मोशन है। एक्सिलरेटेड बोल रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा रहा, मतलब स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां पे देखो ब्रेक लगाया, रुक गया, स्पीड कम हो गई मतलब रिटार्डिंग। ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो गई मतलब रिटार्डिंग। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एक्सिलरेटेड मोशन रिटार्डेड मोशन। ओके, अब यहां देखते हैं, एक प्राणी है, उसकी उधर ही वेलोसिटी है, उधर ही एक्सिलरेशन है, तो आपको बताना है इसकी पोजीशन कैसी है। ये एक्स है तो इसकी पोजीशन कैसी है, उस डायरेक्शन में ना, इसकी पोजीशन एक्स, यहां से लेके उस तरफ। अगर आप पोजीशन बताओगे, ऐसे बताओगे, तो पोजीशन कैसी है इसकी, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन पॉजिटिव है। ओके, क्या इसकी पोजीशन इंक्रीज हो रही है, इमेजिन करो, क्या इसकी पोजीशन है ये एक्स इंक्रीज हो रहा है, हाँ, क्योंकि ये एक्स तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि गाड़ी उधर जाती जा रही है, जाती जा रही है, तो एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि वेलोसिटी उस तरफ है। ठीक है, तो इसका एक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। बहुत बढ़िया, हमें समझ में आया, एक्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज होती है,
डिस्टेंस तो हमेशा ही इंक्रीज होती है, ठीक है, डिस्टेंस तो हमेशा ही इंक्रीज होती है। कोई भी चीज चल रहा है, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, तो भले ही गोल गोल घूम रहा है, पर डिस्टेंस जो वो चल रहा है वो तो इंक्रीज ही होगी ना। तो भैया डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है। डिस्टेंस का साइन क्या होगा? डिस्टेंस तो वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं, स्केलर होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो बेटा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है इसकी? पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? देखो, जिधर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है, जिधर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सिलरेशन मतलब वेलोसिटी विल इंक्रीज। सॉर्टेड। स्पीड के साथ क्या होगा? स्पीड के साथ क्या होगा? तुम समझो जिधर ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है, तो ये भूम भूम भूम, जिधर चल रहा है उसी तरफ चलता जा रहा है, तो ये क्या होता है? एक्सिलरेट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, ये तो तेज होता जाएगा ना, स्पीड अप होता जाएगा ना, तो ये स्पीड अप होता जाएगा तो स्पीड विल इंक्रीज। साइन होता ही नहीं स्पीड का। ओके, चलो ये वाला देखो, अब ये इधर आ रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है? एक बार देख लो अच्छे से, हर चीज को देखो। क्या इसका पोजीशन पॉजिटिव है? बिल्कुल सही, पोजीशन इसका पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि भैया पोजीशन इस तरफ है, पोजीशन इस तरफ है, ओरिजिन से उस तरफ है, ऐसे, तो पोजीशन पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। क्या इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है? नहीं, वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। ओके। क्या इसकी एक्सिलरेशन पॉजिटिव है? हाँ, उस तरफ है, तो एक्सिलरेशन कैसी है इसकी? पॉजिटिव है। ओके, ओके, ठीक। अब यहां बताइए, यहां आपको साफ साफ बताना है कि डिस्टेंस कैसी है। डिस्टेंस के साथ क्या होगा? डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज होती है। पोजीशन क्या होगी? क्या डिक्रीज होगी? हाँ, क्योंकि कार इस तरफ आ रही है। पोजीशन क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि कार इस तरफ आ रही है। पोजीशन क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि कार इस तरफ आ रही है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पोजीशन विल डिक्रीज। ओके। अब बताइए मुझे सिंपल सी बात, स्पीड के साथ क्या होगा? स्पीड इज कैसी? क्या होगा स्पीड के साथ? ये पूरी स्लो डाउन होगी ना, तो स्पीड विल डिक्रीज। तो जब भी एक्सिलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, स्पीड विल ऑलवेज डिक्रीज। क्या है बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से समझ में आ गया भैया, स्पीड विल ऑलवेज डिक्रीज। चलो, इसी तरह से ये वाला और ये वाला आपको फिलअप करना है, अच्छे से समझिएगा, बताइएगा, ठीक। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? स्लोइंग डाउन। ये हमें क्लियर है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके ऊपर कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको पता होगी, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। v इज इक्वल, अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हम पढ़ते हैं ये किस चीज के लिए पढ़ते हैं? कांस्टेंट एक्सिलरेशन के लिए। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, कांस्टेंट एक्सिलरेशन मतलब a इज इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट। हमेशा अगर कांस्टेंट नहीं है, a इज इक्वल्स टू ऐसा आ गया कुछ 5t, ठीक, ऐसा आ गया, मतलब समय के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तब ये इक्वेशंस नहीं लगेंगी। ये इक्वेशन सिर्फ तब के लिए बनाई गई हैं जब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। समझ गए? तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सॉर्टेड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशन आपको पता है। मैं आपको बताता हूं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, शायद आपको फोर्थ भी पता हो। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s, nth, मतलब nth ट्रेवल में या nth सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। अगर आप nth सेकंड में कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मतलब जैसे समझो कि इंडिया ने टोटल 10 आवर में, 10 ओवर में, आर नहीं, 10 ओवर में 100 रन बनाए। 10वें ओवर में कितने रन बनाए? तो 10 ओवर में 100 रन बनाए हैं और 10वें ओवर में सपोज 15 रन बनाए, ठीक। तो आपको बताना है 10 ओवर में 100 रन बनाए हैं और 10वें ओवर में कितने रन बनाए हैं? 15, ठीक। तो यही ये nth का मतलब होता है। s हमें बताता है टोटल कितनी डिस्टेंस चली, nth हमें बताता है कि टोटल उस 10वें में कितनी चली। अगर यहां 10 की वैल्यू डालूंगा, ठीक है, यहाँ t की जगह 10 की वैल्यू डालूंगा, तो मुझे क्या पता चलेगा? 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली। यहां मैं n की जगह 10 की वैल्यू डालूंगा तो मुझे पता चलेगा 10th सेकंड में कितनी वैल्यू चली, कितने डिस्टेंस चली। समझ में आया? तो s nth का मतलब होता है 10वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली है। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a अपॉन 2
2n-1। n क्या है? टाइम। जैसे 10वें सेकंड का पूछा है तो यहाँ 10 डाल दोगे, 20वें सेकंड का बोला तो यहाँ 20, दूसरे सेकंड का बोला तो यहाँ 2। n की जगह डालोगे जितने सेकंड के लिए पूछा है। ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर बात करते हैं फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की। फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहां भी देख सकते हैं, यहां भी मैंने पूरा सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें वेलोसिटी बताता है √u² प्लस v² अपॉन 2। अब ये किस चीज की वेलोसिटी है ना? तो मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, बहुत ही सिंपल, कि एक सांप है, ठीक, एक सांप है, ये उसका बिल है सांप का, ठीक, यहां बना हुआ है, और ये सांप है, ये सांप ऐसे, कुछ सांप की लेंथ है, सपोज ऐसे करके ये लेंथ है इसकी, एल लेंथ का सांप है। अब ये सांप v वेलोसिटी से इस बिल के अंदर जाना शुरू होता है, सपोज u वेलोसिटी से इस बिल के अंदर जाना शुरू होता है, ठीक है। पर सांप एक्सिलरेट भी कर रहा है क्योंकि तुम डंडा लेके उसके पीछे आ रहे हो। तो सांप u वेलोसिटी से बिल के अंदर घुसना शुरू होता है, सांप एक्सिलरेट भी कर रहा है, तो सांप का इस तरफ कुछ एक्सिलेशन भी है। अब सांप एक्सिलरेट करते करते बिल के अंदर घुस रहा है, ठीक है, क्लियर। तो सांप जब पूरा बिल के अंदर घुस जाएगा, ऐसे सांप पूरा पूरा बिल के अंदर ऐसे घुस चुका है, ठीक है। अब सांप की बस पूंछ अंदर जा रही है, तो क्योंकि सांप एक्सिलरेट कर रहा था तो वेलोसिटी बड़ी होगी, पहले वेलोसिटी u, बाद में वेलोसिटी a। सांप एक्सिलरेट कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, अब इसकी वेलोसिटी हो गई होगी v। क्या बात समझ में आ गया? अब इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछेंगे कि जब सांप आधा एंटर हुआ था तब वेलोसिटी कितनी थी, तो आप बता दोगे सिंपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू √v² प्लस u² अपॉन 2। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है आपको यहां तक? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चीकू भाई आप तो 6 इक्वेशन का प्रॉमिस कर रहे थे, छठवीं इक्वेशन क्या है? अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ? ठीक है, छठवीं इक्वेशन क्या है चीकू भैया? तो सिक्स्थ इक्वेशन में आपको बताता हूं। सिक्स्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है s इज इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ t। ये हर जगह वैलिड है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये 4-5 इक्वेशन के अलावा ये सिक्स्थ इक्वेशन है जिसकी हम यूज करेंगे, ठीक। तो ये 5 इक्वेशन आपको यहां भी लिखी हुई है, सिक्स्थ इक्वेशन हम यूज करेंगे, 6 इक्वेशन हम यूज करेंगे। यहां देखते हैं, आपको पता करना है कौन सी इक्वेशन यूज होगी। द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 8 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन दे रखी है, 8 सेकंड दे रखा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टोटल पूछा है, मतलब s इज इक्वल्स टू, s वाला फॉर्मूला लगेगा, s हमसे पूछा है, ठीक है। क्या क्या दिया है? टाइम दिया है, ठीक, और क्या क्या दिया है जल्दी बताओ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी है, टाइम 8 दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी है, ठीक है। और क्या दे दिया है? एक्सीलरेशन भी दे दी है, अरे वाह, एक्सीलरेशन कितनी दे दी है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हें सोचना है, कितने लोगों को पता ही नहीं चलता कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, तो अब तुम्हें सोचना है SUTA ये किस फॉर्मूले में, कैसे पता चलेगा? तुम इस पूरे लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स जैसे ही तुम बनाओगे तो तुम्हें वहां पे फॉर्मूले में दिखेगा, अच्छा SUT और A, वहां पे शॉर्ट नोट्स जो बना रखे हैं वो सामने रखे होंगे, SUTA तुम्हें फॉर्मूले में दिखेगा कि अच्छा इन तीनों का तो एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लिख दोगे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और आ जाएगा। ये आपको 10-15 बार करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, फिर आपको फॉर्मूला देखना बंद हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको आदत हो गई है इस तरह के सवाल करने की। ये तरीका है फिजिक्स के सवाल करने का। अब यहां देखो बेटा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कितना आ गया? 0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 8 का स्क्वायर। भाई सॉर्टेड है। यहां देखिए यह आया 10, तो यह आया 640 सेंटीमीटर। ओके, 640 सेंटीमीटर। क्या मेरी प्यारी जनता को सब कुछ सॉर्टेड हो गया यहां तक? चलो अब आगे देखो भैया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, 5th सेकेंड में कितना मूव करेगा? तो ये कौन सा nth सेकेंड वाली बात कर रहा है क्या? ठीक, यहां देखो फिर से 5th सेकेंड लिखा है। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? 5th सेकेंड, 5th सेकेंड वाला तो एक ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था 4th इक्वेशन ऑफ मोशन में, SNth इज इक्वल्स टू A प्लस U प्लस A अपॉन 2 2n-1।
यही फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, याद है भैया, यही पढ़ा था, कहाँ गया, u प्लस ए अपॉन टू 2n-1, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां देखो, इस फॉर्मूले में हम लिखेंगे u है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस ए अपॉन टू मतलब 2 अपॉन टू 2n, n की वैल्यू क्या है 5, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड विथ 5-1, ओके, तो यह है 10 प्लस 2 इंटू 5-1, दैट इज 10 प्लस 9, क्योंकि 10-1 9, ये आ जाएगा 19, हमारा आंसर आ गया बी 19। क्या हर एक प्राणी को क्लियर है? बहुत ही अच्छे से क्लियर है क्या भाई? चलो अगला सवाल। अब यहां पे तुमसे बोल दिया बॉल इज थ्रोन vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a multi-story building, ठीक है, height of the point where the ball is thrown is 25 centimeter from the ground, how long will it take before it will hit the ground again? ओके, ये एनसीईआरटी का तरह का सवाल है। यहां देखिए, इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ बॉल को फेंका गया है, ठीक है, ये ग्राउंड यहां पर से कितना ऊपर है, जल्दी इमेजिन करो, ये ग्राउंड यहां से कितना ऊपर है, कितना ऊपर है 25 मीटर, यही दिया है 25 मीटर अबव द ग्राउंड है वो पॉइंट, और बॉल को कैसे फेंका है, देखो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, तो क्या होगा, बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और ऐसे आके नीचे गिरेगी, ठीक है, ओके। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रेफरेंस पॉइंट मानना, कि तुम कहां पे रेफरेंस पॉइंट मानोगे, तो स्टेप 1 में आपने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो स्टेप 1 में आपने माना रेफरेंस पॉइंट, ओके, तो रेफरेंस पॉइंट आपने मान लिया सपोज यहां पे, कि मैं इसे ओरिजिन मान लेता हूं, ओके, चलो ठीक है, तो ओरिजिन के हिसाब से ये ऊपर गया और ये नीचे गया, ठीक, तो स्टेप 2 में आप क्या करोगे, इस तरह के सवाल में आप सारे कोऑर्डिनेट लिख लोगे, आप इनिशियल वेलोसिटी लिख लोगे, ठीक है, वेक्टर से सॉल्व होगा ये सवाल, हमेशा पहचान लो कि ये सवाल किससे सॉल्व होगा, वेक्टर से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप लिखोगे +20, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी को आप कितना लिख रहे हो, +20, ओके, तो ये +20 मतलब ऊपर की तरफ 20 है, ओके, ठीक है, एक्सिलरेशन इसकी कितनी है, तो हम सबको पता होता है कि अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो इसकी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, वो नीचे की तरफ होती है, इसे हम g = 10 मानते हैं, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ होती है तो 20 पॉजिटिव है, नीचे की तरफ है तो ये g क्या है, नेगेटिव है, इसे बोलेंगे -10, क्लियर, तो 20 क्या है पॉजिटिव, g क्या है नीचे की तरफ -10, सॉर्टेड इतना, ओके। अब यहां देखिए स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है इस चीज का, इसका स्टेप 3 है हमें पता करना है इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी तो दे रखा है, हमें दे रखा है इसका डिस्प्लेसमेंट s। अब अगर ओरिजिन ये है, हमने बात करी थी ना कि अगर ओरिजिन यहां है और कोई प्राणी चल के ऐसे आ गया यहां पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला लेंगे, ठीक, तो ओरिजिन यहां है, कोई इधर चल के ऐसे आ गया, तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है 25, ऊपर से नीचे डिस्प्लेस हुआ, मतलब नीचे वाली दिशा में डिस्प्लेस हुआ, नीचे वाली दिशा में डिस्प्लेस हुआ तो इसे लिखेंगे -25, क्लियर, 20 -25, ए की वैल्यू -10, हमने सारी की सारी कोऑर्डिनेट्स को लिखा, फिर से देख लो, वेलोसिटी ऊपर थी, ऊपर फेंका था तो वेलोसिटी की दिशा ऊपर थी तो +20 लिखा, एक्सीलरेशन नीचे लगती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगती है, इसीलिए हमने इसे -10 लिखा। अब डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर जाके नीचे आया, मतलब ओरिजिन यहां माना था ना, तो हमने इसे नीचे जाता हुआ माना, ओरिजिन यहां माना था तो ये नीचे गया, ओरिजिन से पीछे गया, ओरिजिन से ऊपर जाता तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे गया तो नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव हुआ, ठीक है, क्योंकि शुरू में यहां से था, चेंज इन पोजीशन यहां हुआ, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, इन तीनों को मिला करके हमें टाइम पता करना है, कौन सा फॉर्मूला होगा, एक्सीलरेशन u, s और टाइम, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, s = ut + ½ a t², s कितना आया -25, u कितना आया 20 × t प्लस ½ इंटू एक्सीलरेशन कितना आया -10 × t²। क्या ये बात क्लियर है हर एक प्राणी को? यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक कितनी बनेगी 5t² प्लस -25
-25 या फिर -20t लिखता हूं पहले, 20t माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ओके, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू मिलेगी, ये आ जाएगी टी स्क्वायर, 5 को कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 4t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको टाइम का आंसर दे देगा। बहुत ही सिंपल सवाल था ये। अब यहां देखिए अगला सवाल हमारे पास है, हमारे सामने दे रखा है f इज इक्वल्स टू 80। ओके, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? f क्या है? एक्सिलरेशन है, तो f एक्सिलरेशन है, इसको a ही लिख दो ना, या a से कंफ्यूज हो जाता है इसलिए f लिख दिया शायद। तो f एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन क्या होती है? dv अपॉन dt होती है। ये किसके बराबर है? at के बराबर है। ओके, तो dv अपॉन dt किसके बराबर आ गया? at के बराबर, मतलब एक्सिलरेशन at के बराबर, dv अपॉन dt at के बराबर। अब इस तरह के सवाल में क्या करते हैं? इस तरह के सवाल में दोनों तरफ dt dt मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको स्कूल में भी आ सकता है सवाल, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है? या तो आप dt को उठा के उधर फेंक दो, या दोनों तरफ dt मल्टीप्लाई कर दो, तो at के साथ dt आ गया और dv आ गया, तो आप सबसे सिंपल ऐसा समझो dt वहां चला गया, तो at के साथ क्या हो गया? dt आ गया। क्लियर है? अब ये कंडीशन बन गई है, हमें क्या करना होगा? इस पूरी चीज को इंटीग्रेट करना होगा। चीकू भैया पता कैसे चल रहा है इंटीग्रेट करना है? क्योंकि 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 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड, हमें v पता करना है, तो एक्सिलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पता करना है, ठीक है? तो अगर वेलोसिटी दिया होता है ऐसा, v इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, तो हम क्या करते? dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 8t, तो इसको डिफरेंशिएट करते तो 8t आता, और किसी भी चीज को अब dv अपॉन dt मतलब एक्सिलरेशन आई ना, ये एक्सिलरेशन दी होगी तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, ठीक है? तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सिलरेशन आती है, एक्सिलरेशन को इंटीग्रेट करके क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी। इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या तुम्हें? बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर हमें क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारे पास दिया हुआ है dv का एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू a dt का एक्सिलरेशन इंटीग्रेशन, ठीक है? dv का इंटीग्रेशन, at dt का इंटीग्रेशन। अब चीकू भैया इसमें ना इनडेफिनेट इंटीग्रेट कर देंगे तो इसके अंदर पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। तो हमें कैसा इंटीग्रेशन करना होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए क्या देखेंगे? तो यहां देखो दिया हुआ है, ये कहां गया? यहां पे दिया हुआ है कि t इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, तो हमें दे रखा है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u है, ठीक? तो यहां पे आते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे लिमिट किसकी डलेगी? टाइम की, और यहाँ पे लिमिट किसकी डलेगी? वेलोसिटी की। तो हमने बोला जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी u है, मतलब t इज इक्वल्स टू जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी u है। हमेशा यही क्वेश्चन में कोई ना कोई एक रिश्ता ढूंढना होगा तुम्हें। तुमने रिश्ता ढूंढा, तुमको रिश्ता ढूंढ के मिला कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी, यहाँ लिखा हुआ देखो, तुमने रिश्ता ढूंढा, तुम्हें दिखा कि टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी u है, टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी u है, ठीक है? तो टाइम जब 0 है तब वेलोसिटी u है। थोड़े समय पश्चात जब टाइम t हो जाएगा तो वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी। हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, पर हमें ये दोनों पता था, तो हमने एक लिमिट यहाँ पे डाल दिया। तो ये कैसा इंटीग्रेशन हो गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि लिमिट डल गए। अब देखो इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन मतलब यहाँ v आ गया, v के ऊपर u और v, दो लिमिट डल गए। at तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को घर के बाहर निकाला, अंदर रहा t, t का इंटीग्रेशन 2/2, बेटा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आता है, वैसे t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 आएगा। यहां पे एक 0 है और एक क्या है? t है। इसको एक बार v डाला, एक बार u डाला, एक बार यहां पर a के अंदर t डाला तो ये t स्क्वायर बाय 2 आ गया, एक बार 0 डाला तो ये 0 आ गया। v माइनस u इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर बाय 2। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। ये हमने रिलेशन निकालना सीखा। तो स्टेप समझ लेते हैं क्या करा। सबसे पहले एक्सिलरेशन को dv बाई dt लिख दिया, ठीक? हमें पहले ही पता था कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सिलरेशन होता है,
ये बेटा क्वेश्चन में नहीं है, मैंने एग्जांपल देके बताया कि अगर वेलोसिटी ऐसी होती तो इसका डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन आता। तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन होता है। ठीक, ये हमें समझ में आ गया। तो अगर एक्सीलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी दिया होता और एक्सीलरेशन पूछते तो डिफरेंशिएट करना होता। अब यहां पर हमने इस पूरी की चीज को क्या करा, इंटीग्रेट करा। ऐसे यहां तक ले आए, इसको इधर भेजा, पूरा इंटीग्रेट करा। पहले स्टेप में ये लिखा 1, दूसरे स्टेप में हमने ये बना लिया, तीसरे स्टेप में हमने क्या करा, लिमिट डाले, चौथे स्टेप में हमने इंटीग्रेट कर दिया। 4 स्टेप समझ में आ गए, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। इफ अल्फा पार्टिकल इंटर्स अ होलो ट्यूब ऑफ 4 मीटर विथ एन स्पीड ऑफ इतना एंड एक्सिलरेट इन द ट्यूब एंड कम्स आउट विथ अ स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, द टाइम फॉर विच इट विल रिमेन इनसाइड द ट्यूब। बहुत ही बढ़िया सवाल। ये सवाल में बताया गया है कि एक पार्टिकल है वो किसी स्पीड 1 से अंदर इंटर हुआ है और जो बाहर निकला है वो कितनी स्पीड से निकला है, 9 से। ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। इस पूरे 4 मीटर में एक्सिलरेट होता रहा। तो हमसे पूछा है कि भैया कितना टाइम इसको लगा। तो ये फॉर्मूला क्या आप 6th इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैंने आपको पढ़ाई उससे सॉल्व कर सकते हो। S इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। हमें पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, 4। इनिशियल वेलोसिटीज की कितनी थी, जल्दी से बता दीजिए। इनिशियल वेलोसिटीज की 1 थी, फाइनल वेलोसिटीज की 9 थी। दोनों को 2 से डिवाइड करा और फिर मल्टीप्लाई करा टी से। तो क्या आपको टाइम समझ में आया भाई, जल्दी से बताइए भाई, क्लियर है क्या भाई। ये आ गया 8/10 टी, ठीक है, मतलब 0.8 सेकंड कहीं पे है, ये रहा। सॉर्टेड भैया, घुमा फिरा के पूछ लिया तुमसे। अब यहां पे एक और चीज आखिरी पूछी गई, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम एलेप्स्ड। ठीक, मतलब x को प्रोपोर्शनल बोला है टाइम के क्यूब के। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो यहां पे तुमसे पूछ लिया कि इसको dx/dt करेंगे तो क्या होगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dt को डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब ये क्या है, ये v हो गया ना, dx/dt क्या हो गया, v। और यहां पर हम dv/dt निकाल रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। समझ में आ गई क्या बात। अब यहां देखिए dx/dt स्क्वायर जो हमने निकाला, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया 60। भाई काफी अच्छे से समझ में आ गई सारी बातें। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 60 आ गया, क्लियर, इतना 60 तक आ गया। अब टाइम के साथ एक्सेलरेशन का रिश्ता टाइम के साथ, टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो अब ये वाला एक सवाल है, ये आपको करके बताना है खुद। ठीक, तो होमवर्क सवाल हो गया ये वाला। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस की। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या डेरिवेशन है और कैसे हम इस पूरी चीज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इस तरह से कि 0 0 है, ये x0 है, वो v है, वो a है। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से a एक्सेलरेशन से चल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे। हमें इक्वेशन निकालनी है, तो हम लिखेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, a है, मतलब इसका dv/dt क्या है, a है ना। ये अभी जस्ट क्वेश्चन करा था वैसा ही है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर dv इज इक्वल्स टू a dt मैंने लिख दिया तो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा। यहां से जीरो से लेके यहां तक t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या मुझे वेलोसिटी पता है। देखो पहले मैंने इक्वेशन के लिए इंटीग्रेशन बना लिया फर्स्ट स्टेप में। दूसरी स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, इसमें लिमिट डाल दूं क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, क्या इसमें लिमिट डाल दूं, जल्दी बताओ। लिमिट कैसे डालेगी, यहां पर t की वैल्यू और u की वैल्यू, तो क्या t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u पता है, बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u पता है मुझे। थोड़े समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, टाइम क्या हो जाएगा t, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। ठीक है, अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा v। ओके, अच्छा मैंने ये बना दिया, लिमिट वगैरह डाल दिया है सेकंड स्टेप में यहीं पे। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, तो थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करके लिख देंगे v। ये जो dv है इसके सामने 1 है, ठीक है,
1 का इंटीग्रेशन x होता था जब dx आता था, तो dv है तो 1 का इंटीग्रेशन v आएगा। तो यहां आ गया v, u से लेके v तक इज इक्वल्स टू, यहां देखो a कांस्टेंट है, उसको घर के बाहर निकाल लिया, तो यहां पे लिखेंगे a, अंदर कुछ बचा क्या, a को बाहर निकाला तो अंदर कुछ बचा, 1 बचा, a को बाहर निकाल लिया, अंदर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, t, t का 1 का इंटीग्रेशन आ गया t। अब लिमिट डाल दी 0 से लेके कहां तक, t तक, तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t माइनस 0, तो v u प्लस ए टी। भाई सॉर्टेड हो गया ये वाली चीज, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ क्या, हमने पूरे इस चीज का डेरिवेशन समझ लिया कैलकुलस से। अगली चीज देखते हैं, अगली चीज देखते हैं। अब हमारे पास क्या यहीं पे एक इक्वेशन है कि x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, यहीं पे हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमने जो निकाला ये क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, अब हमारे पास यहीं पे इसकी इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, अब ये जो v है, क्या इस v को मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूं, जो v है इसको क्या मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि v क्या है, dx अपॉन dt है। मुझे लगता है बहुत ही क्लियर तरह से आपको ये बात समझ में आ गई। dx विल बी इक्वल्स टू u प्लस ए टी dt, दोनों तरफ मैंने क्या लगाया, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, क्योंकि 0 पे पोजीशन इसकी सपोज x है। ठीक, तो मैंने ये क्या करा, लिमिट डाला, तो पहले स्टेप में रिलेशन लिखा, दूसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट डाल रहा हूं, देखो यहाँ पे 0, तो टाइम की लिमिट में 0 डाल दिया, टाइम 0 पे इसकी पोजीशन क्या है, x नॉट है, तो टाइम t पे कुछ समय बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, कुछ x हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां हमारे पास x इंटीग्रेट होके आएगा, 1 के यहाँ 1 है, dx है, इंटीग्रेशन होके आएगा x, x के लिए लिमिट डालेंगे x नॉट से x। ओके, सामने के साइड क्या होगा, देखो u है और at है, तो u का अलग इंटीग्रेशन होगा, एक at का अलग इंटीग्रेशन होगा, तो यहां हमारे पास u का इंटीग्रेशन होगा, देखो जरा ध्यान से, इसे लिख देंगे u dt। ठीक है, u dt का इंटीग्रेशन 0 से t प्लस at का इंटीग्रेशन 0 से t। ओके, तो u को बाहर निकाला, अंदर अंदर क्या बचा 1, क्योंकि u कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिया, अंदर बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आ गया t। ओके भाई, ये आ गया t। अब यहां पे 0 से t इसकी लिमिट डाल दी, यही वाली, प्लस a को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा t, t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसकी लिमिट 0 से t डाल दी, तो ये पूरी चीज आ गई यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, और ये किसके बराबर आ गया, x माइनस एक्स नॉट, एक बार x डाला माइनस एक्स नॉट, मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, आखिरी चीज, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है भैया, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं, जरा देखना ध्यान से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू, क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, सॉरी ऐसे a इज इक्वल्स टू में लिखते हैं, क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक्सीलरेशन होती है dv अपॉन dt। ठीक है, पर अगर मैं इसी चीज को ऐसे dx अपॉन dt लिखूं, dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहीं पे dx अपॉन dt इस तरह से लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, इस dx को इसके साथ लिख दिया। अगर मैं यहीं पे इस dv को dx के साथ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक भी हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। dx अपॉन dt, dx अपॉन dx, तो इस dx को dt के ऊपर, इस dv को dx के ऊपर इस तरह से लिख दिया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरी चीज आ गई वेलोसिटी, dx अपॉन dt को वेलोसिटी बोलते हैं, dx अपॉन dv अपॉन dx साथ में
लिखा रहेगा। बड़ा बहुत अच्छे से समझ में आया। dx अपॉन dt था, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई हुआ। अब dx को dt के साथ रख दिया, dv को dx के साथ रख दिया, तो dv अपॉन dx अपॉन dt को v लिखा, खत्म। तो एक्सीलरेशन का एक रिश्ता हमने बना लिया। ओके, अब यहां देखो कि एक्सीलरेशन को dv अपॉन dt तो लिखते ही हैं, पर v dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं, यह भी हमने देखा। तो जब टाइम के साथ लिखना होगा ये लिखेंगे, जब पोजीशन के साथ लिखना होगा ये लिखेंगे। ओके, अब देखो कि एक्सीलरेशन को अगर मैंने v dv अपॉन dx लिखा, तो क्या इस dx को इधर भेज सकता हूं? बिल्कुल भेज सकता हूं। तो देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा v dv इज इक्वल्स टू a इंटू dx। इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन। तो पहली स्टेप हमने रिश्ता बनाया, दूसरी स्टेप हमने ये लिखा। ओके, तो यहां से डेरिवेशन शुरू हो रहा है। a v dv बाई dx, dx को इधर भेजा तो v dv a dx, dx a से मल्टीप्लाइड है, a कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम a को कांस्टेंट लेते हैं, याद है। अब यहां देखो जीरो से लेके जब 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 x कितना है, x नॉट लिखूंगा मैं, x कितना है, x नॉट है, तब वेलोसिटी कितनी है, u है। तो हम यहां पर पहले टाइम का रिश्ता लिखते थे ना, क्योंकि यहाँ dt होता था तो टाइम लिखते थे, यहाँ dv होता था तो v लिखते थे। अब हम x के साथ रिश्ता लिखेंगे, तो तुम यहाँ पे देखो x किसके बराबर है, x नॉट के बराबर है, तब वेलोसिटी कितनी है, u, एक्सेलरेशन कितनी है, a। तो जब पोजीशन इसकी x नॉट के बराबर है, मतलब x इसका x नॉट के बराबर है, तो यहाँ देखो भैया x इसका किसके बराबर है, x नॉट। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू x नॉट लिख दिया। जब यहाँ x इज इक्वल्स टू x होगा तब वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू v हो जाएगी। अभी वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u है, तो जब इसकी पोजीशन x है तब इसकी वेलोसिटी क्या है, u है। जब इसकी पोजीशन x है, वेलोसिटी क्या है, u है। सॉर्टेड हो गया इतना। अब यहाँ देखो अच्छे से, v है तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2। एक बार इसमें u डालेंगे, एक बार इसमें v डालेंगे, a इंटू, यहां अंदर कुछ भी नहीं है, एक कांस्टेंट को बाहर निकाला, अंदर कुछ भी नहीं है, यहां जाएगा x। x में एक बार x नॉट डालेंगे, एक बार x डालेंगे, ये पूरी चीज आ जाएगी a इज इक्वल्स टू x माइनस x नॉट, मतलब चेंज इन पोजीशन। x माइनस x नॉट दो पोजीशन है, दोनों का चेंज इन पोजीशन, इसी चीज को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, a इंटू s। यहां पर एक बार v डाला, एक बार u डाला, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। ये पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन लेके उधर फेंका, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। जल्दी से बता दीजिए जनता कि आपको यहां तक सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया। तो आज के सेशन में हमने काफी सारी चीजें कंप्लीट करी, बहुत अच्छे से कंप्लीट करी। मैं उम्मीद करता हूं आपको एकदम दिल से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो यहीं तक था जो था। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।